पॉइंट है, प्रेफरेंस ऑर्डर पे तुम्हें सीट्स मिलेगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस रास्ते खुद ही बंद कर 50,000 के करीब तुम जो है अपने बैंक में रखना, ठीक, सेपरेटली अप्लाई करना इन दोनों के लिए, ठीक है। प्रोसेस खत्म, तुम अब फर्दर राउंड्स में फ्लोट करने के एलिजिबल नहीं होते। फ्लोट बस एससी एसटी के लिए तुम्हारा ट्यूशन फीस माफ होता है, लेटर आता है तुम्हारे मेल पे, मुझे भी आया था, ठीक है। नहीं रहोगे, इसलिए तुम जितना ज्यादा हो सके उतना प्रेफरेंस भरना, ठीक है। लेकिन आइजर तुम्हें टाइम नहीं देता है ना, तुम्हें लेट्स से तुम्हें हाय एवरीवन, माय नेम इज अंजलि एंड आई एम 5th year BSMS student at Aizer Bhopal. My results have come of BS, which is of 4 years. You all know that, and I have successfully passed in all the courses. So yeah, now I am MS student at Aizer Bhopal. So in this video, I'll tell you all about counseling process. So be with me till end of this video because this video is very helpful. पूरे साल तुम देखो ना देखो, but this video is will be very helpful for you all who all are aiming for Aizer, जिनका कैसा भी रैंक है, you have to know the counseling process and everything. So in this video I'll tell you किसका एडमिशन होगा नहीं होगा, क्योंकि रैंक तो सबको नहीं आता है रैंक वैसे, लेकिन रैंक काफ़ी हाई रैंक वालों को भी आ जाता है, so वो गारंटी नहीं करता एडमिशन. Then I'll tell you what is SAF, that is seat acceptance fees. Then I'll tell you what is float, and then what is freeze, how you have to float, and then I have already made a video on how many seats are there at Aizer. Then I'll tell you about the admission process in detail, so you have to know this is very important. And then I'll tell you how to withdraw. Withdrawal process is also important because वरना तुम्हारा पैसा फंस सकता है, so this is also very important. Then there are some note point which is very important for you all to know. पता नहीं तुम लोग ये पढ़ते हो या नहीं, most of the people don't, so I have made a video. Then I'll tell you about, I have already told you all about the seat matrix, so that's all. So be with me till end because I'll tell you the entire counseling process. तुम यहाँ आइजर आओगे तब तक का मैं काउंसलिंग प्रोसेस बताऊंगी, और मैं बीच बीच में मुझे कुछ याद आ गया इंपॉर्टेंट तो मैं वो भी शेयर करूंगी तुम लोगों से. एंड हाँ, क्या क्या लेके आना है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मैं बताऊंगी. सो या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो तुम लोगों का रिजल्ट आ चुका है, तो तुम लोगों को रैंक मिला होगा, और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मेरा रैंक नहीं आया है. तो लेट मी टेल यू, सबका रैंक नहीं आता है, ठीक है. रैंक जो है वो भी मतलब अगर तुम्हारा थोड़ा भी डिसेंट परफॉर्मेंस, डिसेंट भी मैं नहीं बोल सकती हूँ, अगर तुम्हारा कुछ मार्क आया होगा IIT में, देन तुम्हें रैंक आया होगा. यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट एवरी कैंडिडेट अपियरिंग इन IIT 2025 विल बी अवॉर्डेड अ रैंक. और अगर तुम्हें रैंक आ गया है देन खुश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रैंक कट ऑफ विल नॉट गारंटी योर एडमिशन, ठीक है. यहाँ पे लिखा होगा या रैंक, गेटिंग अ रैंक डज नॉट गारंटी एन ऑफर एडमिशन टू एन Aizer. कुछ लोग रैंक देख के बहुत खुश हो गए होंगे कि मेरा रैंक 40,000 है. 40,000 तो अच्छा रैंक होता है. 40,000 रैंक नीट में मैं अच्छा बोलूँगी उसे, क्योंकि नीट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, बट 40,000 रैंक इन IIT इज़ नॉट गुड, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं कंपेयर टू नीट. But yeah, if your rank is 4,000 tak, then that is good. I think you will get admission to Aizer with that rank. And yeah, I have already made a video on rank cutoff, which is very accurate type. So please go and watch that video, क्योंकि marks cutoff up and down होता है, paper difficulty level and number of factors, but rank cutoff more or less same ही होता है. मैंने अभी rank cutoff का video बनाया है, so go and watch that. उससे तुम्हें बहुत idea लग जाएगा कि तुम्हारा admission होगा या नहीं, ठीक है. तो ये point clear हो गया तुम्हारा. नाउ अब तुम्हारा आते हैं एडमिशन प्रोसेस पे. एक मिनट, एडमिशन प्रोसेस या तो अभी ना तुम्हारा तुम लोग को फ्रीज फ्लोट ये सब जानना ज़रूरी है. तुम लोग को प्रेफरेंस फॉर्म भरना पड़ेगा अभी, तो एक बार मैं तुम्हें उस पर ले जाती हूँ. पहली बात तो ये तुम जान लो कि इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस तुम्हारा ऑनलाइन होगा, ठीक है. तुम्हें कोई भी आइजर विजिट नहीं करना है. तो तुम लोगों को मैंने पिछले वीडियो में वैसे बताया था फ्रीज और फ्लोट क्या है, प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरना है. मैं बिल्कुल नहीं तुम लोग को प्रेफरेंस फॉर्म बोलूँगी कि ये आइजर बायोलॉजी में अच्छा है, केमिस्ट्री में अच्छा है. मेक्स नो सेंस एट दिस स्टेज, बिकॉज ऑल आइजर्स आर इक्वली गुड इन ऑल द सब्जेक्ट्स एट बैचलर्स लेवल. किसी आइजर को हम बायोलॉजी में अच्छा, किसी को हम केमिस्ट्री में अच्छा बोलते हैं, क्योंकि वो हम उनके रिसर्च पेपर और रिसर्च मैट्रिक्स पे बोलते हैं. बट एट बैचलर्स लेवल सब इक्वल हैं. सारे प्रोफेसर्स एट ऑल द आइजर्स आर इक्वली क्वालिफाइड. सो तुम्हें जो भी प्रेफरेंस फॉर्म भरना है दैट विल बी इंटायरली बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, कि तुम्हें कौन सा कोर्स चाहिए. तुम्हें कोर्स के बेसिस पे अपना इंटरेस्ट भरना है, ना कि ये जो ट्रेंड
होता है उस बेसिस पे, बिकॉज ऑल आइजर्स आर इक्वली गुड। ये जो होता है ना ट्रेंड कि पुणे, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, देन टीवीएम, तिरुपति, बरहमपुर, यू नीड नॉट टू फील लाइक दिस, ठीक है। और मिनिमम तुम्हें एक आइजर तो तुम भरोगे ही ना मिनिमम, तभी तो तुम्हें आइजर मिलेगा। तो ये सब भी है कि तुम्हें मान लो तुमने 2 ही आइजर भरा है अपने प्रेफरेंस फॉर्म में, सिर्फ 2 आइजर, तो फिर तुम उन्हीं दोनों के लिए बस एलिजिबल होते हो। तुमने अपने बाकी के रास्ते खुद ही बंद कर दिए, तो तुम्हें जितना प्रेफरेंस भर सकते हो तुम उतना भरो। 2 ही आइजर भरोगे तो क्या होगा कि सिर्फ उन दोनों के लिए तुम एलिजिबल रहोगे। मान लो तुम्हारा रैंक है 4000, तुमने भर रखा है सिर्फ कोलकाता और भोपाल, देन मे बी तुम्हें दोनों में से कोई ना मिले, तो तुम अब क्या करोगे, तुम्हें कोई भी आइजर नहीं मिलेगा। बट अगर तुम्हारा 4000 रैंक था तो मे बी तुम्हें आइजर बरहमपुर मिल जाता है। इसलिए मैं यही बोलूंगी कि तुम अपने प्रेफरेंस फॉर्म में जितना फिल कर सकते हो उतना अच्छे से फिल करो, और अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे करो। तुम्हारा जो भी बेसिस है उस बेसिस पे करो। ये बेसिस मुझे सही नहीं लगता है पर्सनली कि तुम किसी का भी सुन के ये भर रहे हो कि ये आइजर बायोलॉजी के लिए अच्छा है, केमिस्ट्री के लिए, बिकॉज एट दिस लेवल इट मेक्स नो सेंस, ठीक है। और जो जनरल ट्रेंड है प्रेफरेंस ऑर्डर का, तुम्हें वो भरना है तो तुम बिल्कुल भरो, उसमें कोई बुराई नहीं है। जनरल ट्रेंड वही है, पुणे, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, टीवीएम, तिरुपति, बरहमपुर। तो ये हो गया तुम्हारा प्रेफरेंस फॉर्म का। फ्रीज और फ्लोट में बता देती हूँ। अगर तुमने फ्रीज किया, तुम्हें जब अलॉट होगा आइजर, तो तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा फ्रीज का और फ्लोट का। तो अगर तुम फ्रीज करते हो तो तुम्हारा वो आइजर फिक्स हो जाता है, अब तुम नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होते हो। बट अगर तुम फ्लोट करते हो तो फिर तुम नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में एलिजिबल होते हो। मे बी लेट्स से इस राउंड में तुम्हें भोपाल मिला है, बट नेक्स्ट राउंड में मे बी तुम्हें कोलकाता मिल जाए। बट अगर तुम फ्रीज कर देते हो तो तुम्हारा भोपाल अब फिक्स हो गया है, नाउ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कोलकाता इवन, अगर वहाँ पे सीट्स खाली हैं तब भी। सो फ्रीज और फ्लोट अपना ध्यान से करना, यही लिखा है यहाँ पे। बोलोगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगी, बट लिखा वही है, ठीक है। मैं एक बार तुम लोग को पढ़ के भी सुना दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार देख लेती हूँ मैं। हाँ, या ये भी है कि तुम्हारा जो एडमिशन होता है प्रोविजनल होता है, ये तुम्हारा कंफर्म तभी होगा जब तुम यहाँ पे रिपोर्ट करोगे आइजर में, और तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो तुमने अपलोड किए हैं वो सारे ओरिजिनल होंगे, ठीक है। तो तभी तुम्हारा एडमिशन अप्रूव होता है। ये मत समझना कि बिना डॉक्यूमेंट्स देखे तुम्हारा एडमिशन अप्रूव कर देंगे। बहुत बड़ा यहाँ पे कमिटी बैठता है, एक एक डॉक्यूमेंट जो कि अच्छे से चेक किया जाता है, ठीक है। So yeah, and this is written, request for extension of date or time of seat acceptance will not be entertained under any circumstances। तो मैं तुम लोग को बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि प्लीज SAF सीट एक्सेप्टेंस फी को पहले से ही तुम लोग अपने पास रखना। मैं जानती हूँ बहुत लोग अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, लेकिन आइजर तुम्हें टाइम नहीं देता है ना। तुम्हें लेट्स से तुम्हें 3 डेज दिया है, तुम्हें 3 डेज के अंदर वो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आइजर मिल जाएगा, अब मान लो कोई 50,000 रैंक वाला है, उसे ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। बट अगर तुम्हारा 5,000 भी रैंक है ना, तो तुम सीट एक्सेप्टेंस फी जितना फी 50,000 के करीब तुम जो है अपने बैंक में रखना, ठीक है। चलो, अभी मैं काउंसलिंग वगैरह प्रोसेस अच्छे से बताऊंगी। एक बार इसको मैं पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग हिंदी नहीं समझ पाते, साउथ इंडियंस स्पेशली। तो या entire counseling process will be conducted online. There is no need for the candidates to visit any ISER in person during the counseling process. Candidates can check if they received an admission offer by logging into their application portal. ये सब तुम्हारे application portal से ही होगा। Admission offers to any candidate will be given strictly based on the following factors. कहीं पे भी तुम्हें एडमिशन कोई भी आइजर में इन फैक्टर्स को देख के मिलेगा। फर्स्ट, सीट अवेलेबल कितना है उस आइजर में, जैसे कि आइजर भोपाल में ज़्यादा सीट्स है बिकॉज ऑफ मोर कोर्सेज हियर। IIT 2025 रैंक ऑब्टेन, तुम्हारे रैंक के बेसिस पे तुम्हें सीट मिलेगा। अब थर्ड पॉइंट देखो, तुम्हारा प्रेफरेंस ऑर्डर पे तुम्हें सीट्स मिलेगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस ऑर्डर को अपने हिसाब से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस भरना। और उसके बाद ऑफ कोर्स रिजर्वेशन कैटेगरी टू विच द कैंडिडेट बिलोंग्स। सो दिस इज ऑल for then a candidate can choose to accept the seat or reject it after receiving an admission offer. If a candidate rejects the offered seat, or if no action is taken by the candidate before the deadline, then the candidate will not be able to participate in further rounds of counseling. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रस्ट मी, क्योंकि लेट्स से तुम्हारे पास सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं है, तुम वो पे नहीं कर पाए जो भी तुम्हारा डेडलाइन है, तो तुम एडमिशन से, तुम काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हो उस टाइम पे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसे बिल्कुल सीरियसली लेना, ठीक है। मतलब तुम्हारा काउंसलिंग प्रोसेस खत्म, तुम अब फर्दर राउंड्स में फ्लोट करने के एलिजिबल नहीं होते। फ्लोट भी करना है तो तुम्हें SAF पे करना पड़ेगा, ठीक है।
और मैं आगे बताऊंगी डिटेल में, चिंता मत करो, सब समझ आ जाएगा। If a candidate receives an offer, then to accept the seat offer, the candidate must pay the seat acceptance fee. यही मैं बता रही थी। Through online mode before the prescribed deadline. Online mode में कैसे पे करना है वो सब तुम्हें मेल आएगा, वो सब तुम्हें बताया जाएगा, तो उससे करना है। If the SAF is not paid, the candidate will not be considered for admission in subsequent allocation rounds. ये बहुत important है। After accepting the offer and paying the seat acceptance fee, the candidate can exercise two options, either freeze or float. अब फ्रीज क्या है, फ्लोट क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तुम लोगों को, तो अपने हिसाब से या तो फ्रीज कर देना या फ्लोट कर देना। जैसे कि मेरे को जब आइजर भोपाल मिला था ना, तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा था, मुझे 3rd राउंड में आइजर भोपाल मिला था, तो मुझे मेरी मम्मी ने कहा फ्रीज कर देना है, तो मैं फ्रीज कर दिया आइजर भोपाल को। अगर मैं फ्लोट करती तो मे बी मैं आज आइजर कोलकाता में होती, बट मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि नहीं, तुम आइजर भोपाल को फ्रीज कर दो। तो अगर तुम फ्रीज कर देते हो तो 3rd राउंड में हो गया मेरा फिक्स। अब मैं 4th 5th 6th 7th 8th राउंड में एलिजिबल नहीं हूँ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के। आर यू गेटिंग इट जो मैं बोल रही हूँ? ठीक है। A candidate who has chosen to float will be considered for seat allocation again in the next round if they are eligible to secure a seat in that ISER that is higher in the preference list than the currently accepted one. They will be offered that seat. ये float मैंने तुम्हें समझाया है ना, हिंदी में वही है यहाँ पे। अब ये वही दिया हुआ है कि मान लो तुमने 2 ही प्रेफरेंस भरा है, आइजर कोलकाता आइजर भोपाल, ठीक है, और सीट्स जो है तुम्हारे दोनों ही आइजर में भर गया है, तो फिर तुम्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा, और तुमने बरहमपुर भरा नहीं है प्रेफरेंस में, तो तुम उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हो, तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए तुम जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रेफरेंस भरना, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। If seats in preferred ISERs are filled, then the candidate will not be considered in further rounds of counseling. For example, if a candidate had given only 2 preference, either let's say either Bhopal and either Kolkata, and if seats in these ISERs are filled, then the candidate will not be considered for seat allocation anymore. This process happens even if the student has not been allocated any seat in previous counseling round. ठीक है, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रही हूँ, मैंने ऑलरेडी हिंदी में बता दिया, तो मैं बस रीड कर रही हूँ। एडमिशन ऑफर्स गिवन आर प्रोविजनल, मैंने अभी तुम्हें बताया, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये था तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी, ये मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि तुम्हारे पास 11 प्रोग्राम्स होते हैं, 7 आइजर्स होते हैं, तुम्हें अपना मोस्ट प्रिफर्ड से लीस्ट प्रिफर्ड आइजर में भरना है। ये मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, सो आई वोंट रिपीट इट, ये सब तुम देख लेना, प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह। अब मैं तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फी बताती हूँ। सीट एक्सेप्टेंस फी को अच्छे से समझने के लिए ना तुम मेरा फीस वाला वीडियो देख लेना, वो मैं अभी बना के अपलोड करूंगी, ठीक है। द सीट एक्सेप्टेंस फी इज टू बी पेड ओनली आफ्टर एन ऑफर ऑफ एडमिशन हैज बीन मेड टू द कैंडिडेट। तुम्हें ना ऑफर लेटर आता है तुम्हारे मेल पे, मुझे भी आया था, तो ये उस लेटर में लिखा होगा तुम्हारा सीट एक्सेप्टेंस फी के बारे में। The SAF will have to be paid as per the category entered by the candidate in the application. तो इसमें कैटेगरी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो यहाँ पे रिजर्वेशन कैंडिडेट्स होते हैं ना, आई थिंक SC ST दोनों को ना, हाँ, तो उनका ट्यूशन फीस नहीं लगता है, ठीक है, उनका ट्यूशन फीस 0 होता है। तो SAF तुम्हें अपने कैटेगरी के हिसाब से, OBC हो गया, जनरल हो गया, हम सबको फुल फीस अच्छे से भरना पड़ता है, EWS, ठीक है। बस SC ST के लिए तुम्हारा ट्यूशन फीस माफ होता है। तो सीट एक्सेप्टेंस फी देखो, ₹35,000, ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फी तुम्हें भरना पड़ता है। फॉर SC ST कैटेगरी सीट एक्सेप्टेंस फी जो तुम्हारा होता है वो होता है तुम्हारा 17,500, ठीक है, नॉन रिफंडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फी। ये जो 17,500 है ना SC ST का, ये ट्यूशन फीस नहीं है, ये अदर फीस है। ये ट्यूशन फीस जो है ना SC ST का नहीं होता है। तो ये जो 17,500 जो होता है ना, वो ट्यूशन फी नहीं होता है, ठीक है, अदर चार्जेस भी होते हैं ट्यूशन फी से। तो मैंने ना एक वीडियो जो अभी है वो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ वैसे लास्ट ईयर, बट मैं इस साल फिर से बना दूंगी, फीस एट आइजर्स। तो उसमें ट्यूशन फी के अलावा भी फीस होता है, तो वो सब मैं अच्छे से बताई हूँ, तो वो जाके देख लो, समझ आ जाएगा, ठीक है। बट failure to deposit the SAF within the stipulated time will result in cancellation of the offer। ये मैं अभी बता चुकी हूँ, यही चीज यहाँ पे लिखा है, SAF टाइम पे नहीं भरोगे, चला गया तुम्हारा पूरे साल का मेहनत, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। Furthermore, the candidate will not be considered in any subsequent rounds of seat allotment during the admission process to ISERs in the year 2025, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम मेल करते रह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए SAF का जो अमाउंट है वो पहले से अपने पास रखना अपने अकाउंट में,
अपने पेरेंट्स के अकाउंट पे, मतलब इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, क्योंकि आई नो फीस थोड़ा ज़्यादा है आइजर्स का बहुत लोगों के लिए, तो या once a candidate registered in the allotted ISER, SAF will be adjusted against the first semester fee, ठीक है, यही बोल रही थी मैं। Please note that the overall fee structure at various ISERs is different. मैंने तुम्हें explain किया है ना ये, कि let's say तुमने 30,000 पे किया है SAF और तुम्हें next round में एक ऐसा ISER मिल गया जिसका फी 50,000 है, तो तुम्हें रिमेनिंग अमाउंट जो है, अगर तुम नेक्स्ट ISER जो भी तुम्हारा ऊपर था वो तुम ले रहे हो, तो तुम्हारा जो रिमेनिंग 20,000 है वो तुम्हें पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो नेक्स्ट तुम्हारे उसमें SAF में पे करना पड़ेगा, या फिर तुम उस चीज़ को कंफर्म कर लेते हो तो वो तुम्हारा फीस हो जाता है। बट अगर तुमने अभी SAF भर दिया सीट एक्सेप्टेंस फी, तो नेक्स्ट राउंड में जो तुम्हें अलॉटेड होगा ना आइजर, नेक्स्ट राउंड में जो भी तुम्हें आइजर मिलेगा, मान लो उसका फीस ज़्यादा है, तो तुम्हें SAF का रिमेनिंग अमाउंट पे करना पड़ जाएगा, ये मैं कह रही हूँ, ठीक है। चलो, ये सब मैंने बता दिया है कैसे सेलेक्ट करना है, ये मैं लास्ट वीडियो में, तो ये मैं वापस से नहीं बताऊंगी। अब मैं तुम लोगों को ना विड्रॉल प्रोसेस एक बार बता देती हूँ। फ्रीज फ्लोट वाला भी मैंने बता दिया, विड्रॉल प्रोसेस बताना है तुम लोगों को, ठीक है। ये तुम लोगों को पता ही होगा कि ये ISC में BS प्रोग्राम जो है रिसर्च का, और IIT मद्रास में BS मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, इसका भी एडमिशन IAT से ही होता है, और इस चीज़ के लिए तुमको सेपरेटली फिल करना है, सेपरेटली अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1 अप्लाई टू IIT 2025 थ्रू आइजर एडमिशन, ठीक है, ये तो तुमने कर लिया है। फिल अप द एडमिशन फॉर्म ऑन द एडमिशन पोर्टल ऑफ IISc और IIT मद्रास एज एप्लीकेबल, जो भी तुम्हें चाहिए। In other words, students wishing to apply for the programs listed above must apply to both IIT 2025 and the said program separately. समझ आ गया? Separately apply करना इन दोनों के लिए, ठीक है। तो यही है, चलो ये मैंने तुम्हें बता दिया। सीट मैट्रिक्स मैंने अपने लास्ट वीडियो में तुम लोगों को अच्छे से बताया, आई होप दैट इट इज़ क्लियर। अब विड्रॉल बच गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि विड्रॉल जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में विड्रॉल अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं इस वीडियो में तो मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं सबको कमेंट का रिप्लाई करूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और जो आइजर भोपाल आएगा, एज आई सेड, मैं तुम लोगों से मिलूंगी, और या विल पार्टी, मैंने प्रॉमिस किया था जो आएगा उसे मैं पार्टी दूंगी, सो या श्योर।